हेलो बच्चों, महादेव। आज के दिन बिना किसी इंट्रोडक्शन के मैं सीधे ये शुरुआत करूंगा कि पिछला वीडियो मेरा था न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ और उसका वो पार्ट 1 था। कूलम्ब्स लॉ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। उसी सीक्वेंस में इस वीडियो में भी हमें कूलम्ब्स लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखने होंगे। और जैसा मैंने बताया कि प्योरली कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल बताने के कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमने फील्ड की बात किया नहीं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया नहीं। तो कूलम्ब्स लॉ पर फील्ड को छोड़ दो तो डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। जो बनते हैं उनमें सिर्फ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही डिफरेंट होता है, बाकी सबका टोन एक ही होता है। बहरहाल मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ। ओके, तो बेटा मेरा पहला क्वेश्चन ये है। देखो क्वेश्चन में सीधा लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, दीज आर टू स्फेयर्स। ये दो स्फेयर्स हैं, छोटे स्फेयर्स हैं। इनको एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है, यूं रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद इनको हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रख दिया जा रहा है। ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। तो ये देखा जाता है कि इनके बीच जो रिपल्शन का फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन। क्वेश्चन फिर से समझो। दीज आर टू स्फेयर्स। ये कंडक्टिंग नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बट ये चार्ज है। ये चार्ज भी नहीं है, ये स्फेयर्स है। इनको म्यूचुअली रब करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको हवा में रख देते हैं। तो देखा जाता है कि ये म्यूचुअली इतने फोर्स से रिपेल करते हैं। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेयर एवर ट्रांसफर्ड from one sphere to the other, देखो क्वेश्चन को जरा दोबारा और ध्यान से समझो। ये दो स्फेयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, बहुत छोटे स्फेयर्स हैं। इनको आपस में रब किया जाता, रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद इनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रख दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनके बीच जो रिपल्शन का फोर्स है वो है 0.1 न्यूटन। तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन एक गोले से दूसरे गोले तक ट्रांसफर हुए होंगे, या एक गोले से दूसरे गोले पर ट्रांसफर हुए होंगे। तो देखो सिंपल सी मैकेनिज्म है। जब आप इनको रब करोगे, मीन्स जब आप इनको एनर्जी दोगे, तो एनर्जी, मान लो इस स्फीयर की बात कर रहा हूं, तो एनर्जी इस स्फीयर के एटम्स को मिलेगी, जो अपने वर्क किया हुआ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो एनर्जी इस स्फीयर के किसी एक एटम को मिलेगी। एटम में भी उन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की वजह से ऑर्बिट से डिटैच हो सकते हैं और इस गोले पर जा सकते हैं। यानी कि रबिंग के बाद जो ये चार्ज हो गए, इसलिए चार्ज हो गए क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पर ट्रांसफर हुए होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे दूसरे स्फीयर पर, वहां तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से, मान लो ये इस पर ट्रांसफर हुए हैं, तो वहां तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से नेगेटिव चार्ज चला आया, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, जिन एटमों से निकले थे, वो आयन के फॉर्म में हो गए, उन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। सॉरी, इसी वजह से ये म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रिपल्सन नहीं, सॉरी, अट्रैक्शन का फोर्स है। तो हमें ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हुआ। ये तो तय है, कि
अच्छा, पूरी बात मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूँ। रब किया तो रब की वजह से इलेक्ट्रॉन इससे मान लो इसमें ट्रांसफ़र हो गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए होंगे उतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ कमी रही होगी। इनके जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज आया होगा उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो चार्जेज़ की वैल्यू सेम हो गई और ये चार्जेज़ हवा में एक दूसरे पर 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए। तो देखो, कूलम्ब्स लॉ से मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने से चार्ज भी ट्रांसफ़र हुआ, तो जितना इस पर चार्ज होगा मान लो नेगेटिव, उतना ही इस पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। हम देखें कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और वो चार्ज इलेक्ट्रॉनों की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हो गए, ये बड़े आराम से पता चल जाएगा। और मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैंने शुरू में गलत बताया था कि ये अगर चार्जेज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है, ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा, रिपल्शन का नहीं, जो मेरे मुँह से गलत निकल गया था, सॉरी। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई, ये 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलोगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा का स्क्वायर, ये F हो गया। जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं या वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। जो यहाँ नेगेटिव साइन है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी, यानी कि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा या ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड लिखते समय हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज ही यूज करते हैं। तो देखो, बड़ा सिंपल है, ये दे दिया गया है, ये है 0.1, हवा में इसकी वैल्यू होती है 9, 10⁻⁹। क्यू हो गया Q स्क्वायर और ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, -2 का स्क्वायर -4। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो बेटा, ये इधर चलाएगा, ये नीचे चलाएगा, तो Q स्क्वायर हो जाएगा 0.1 10⁻⁴ अपन 9 इंटू 10⁻⁹। अब देखो, हम इसको आप उधर ऊपर ले जाओगे तो -9 हो जाएगा, -9 -4 -14 हो जाएगा। इसे 10⁻⁻1 लिखोगे तो सीधे सीधे ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 0.1 10⁻⁻⁴ 10⁻⁹ और ये हो जाएगा 9। देखो, ये 9 4 13, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो ये -14 हो गया, तो सीधे हो जाएगा 10⁻⁻14/9, ये हो जाएगा Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q चला आएगा, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 10⁻⁻⁷ कूलम्ब। मीन्स एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है उस चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻³ -7/3 कूलम्ब। अब ये चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ट्रांसफर हुआ होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो इस पूरे चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लगभग हम डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड सीधे हो जाएगा Q/E, टोटल चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ 3 1.6 10⁻⁻19, इतना हो गया। अब देखो,
ये पावर यहाँ जाएगा तो सीधे हो जाएगा 10 टू पावर माइनस, ये 19 है और ये प्लस 19 -7 और ये हो जाएगा 4.8। ये हो गया 10 टू पावर 12, 9 में से साजा 2 और ये हो गया लगभग 5। इसको अप्रॉक्सीमेटली हमने 5 लिख दिया, एग्जैक्ट नहीं होगा, लगभग 5 लिख दिया। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आप ऐसा करोगे ये हो जाएगा 1/5 10 टू पावर 12, ये हो जाएगा 0.2 तो हो गया 0.2 10 टू पावर 12 या रफली ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो लगभग इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। तो ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, शुरू थोड़ी से गलती हो गई थी। मैं फिर से एक लाइन रिपीट कर दूं कि 2 गोले हैं, इनको रब करेंगे तो एक से दूसरे पे इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर होगा, मीन्स चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस चले जाएंगे तो उनके बीच जैसा भी फोर्स होगा रिपल अट्रैक्शन का ही फोर्स होगा। तो क्वेश्चन यही था कि 2 छोटे गोले थे, इनको रब किया गया और एक से दूसरे पर चार्ज तब ट्रांसफर हो गया। हवा में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनके बीच का फोर्स था 0.1 न्यूटन। तो हमें बताना था कि कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर हुआ। तो हमने चार्ज का ट्रांसफर निकाला और चार्ज का ट्रांसफर बराबर होगा और 4 से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जो लगभग इतने आए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सिंपल ही है। इसको ऐसे में लिख दे रहा हूं ताकि समझाने में सहूलियत हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 10 चार्ज्ड particles 10 charged particles are kept fixed on x-axis at x equals 10 centimeter, 20 centimeter, 30 सेंटीमीटर डैश डैश लास्ट है 1000 सेंटीमीटर। These charges are these charges are 1 into 10 raised to power minus 8 coulomb, 3 into 10 to power minus 8 into minus 8 coulomb, 27 into 10 raised to power minus 8 coulomb dash dash, and lastly 1000 into 10 raised to power minus 8 coulomb respectively. Okay, find the magnitude of electric force acting on 1 coulomb charge kept at origin
केप्ट एट ओरिजिन। क्वेश्चन लंबा है, बड़े आराम से समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे और ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर पर कुछ चार्जेज रखे हैं। यहाँ पर चार्ज इतने का है, यहाँ पर चार्ज इतने का है, यहाँ पर चार्ज इतने का है और लास्ट चार्ज जो है इतने का है, जो 100 सेंटीमीटर पर रखा है। ओके, एक सेकंड देख लें। हाँ, 100 सेंटीमीटर रखा है। एक चार्ज x बराबर 0 यानी कि ओरिजिन पर है और उसकी वैल्यू है 1 कूलाम। हमें बताना कि सारे चार्जेस मिलकर उस चार्ज पर कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन तो मैंने खामखा लिख दिया, मैं इसे दोबारा रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और देखेंगे कि जो दिया गया है कि बेस पर कैसा डायग्राम बनेगा, कैसे हम तर्क करेंगे। तो जिनकी इच्छा हो लिख लो, ना इच्छा हो कोई बात नहीं है, दोबारा मैं लिख समझा रहा हूँ। ओके, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। देखो बेटा, मान लो ये ओरिजिन है एंड ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। हियर a charge of 1 coulomb is kept and this is 10 centimeter, this is 20 centimeter, this is 30 centimeter and this is 100 centimeter and this is x axis, this is 100 centimeter। यहां पर एक चार्ज रखा है, एक सेकेंड, यहां पर एक चार्ज रखा है इस जगह पर 1 × 10⁻⁸ कूलाम, यहाँ का चार्ज है। यहाँ चार्ज है 8 × 10⁻⁸ कूलाम, यहाँ चार्ज है 27 × 10⁻⁸ कूलाम और लास्टली जो यहाँ चार्ज है वो है 1000 × 10⁻⁸ कूलाम। तो 10 चार्जेज ऐसे रखे हैं, एक 10 पर, एक 20 पर, 30 पर, ऐसे होते होते 100 पर, सॉरी 100 पर, 100 सेंटीमीटर पर। तो ये चार्जेज ऐसे रखे हैं, यहाँ पर चार्ज है 1 × 10⁻⁸ का, यहाँ चार्ज है 8 × 10⁻⁸ का, यहाँ चार्ज है 27 × 10⁻⁸ का और यहाँ चार्ज है 1000 × 10⁻⁸ कूलाम का। यूनिट में छोड़ दिया था, ये चार्जेज रखे हैं। हमें बताने कि सारे चार्जेज मिलकर अगर यहाँ कोई चार्ज है 1 कूलाम, उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, उसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो, ये सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और लास्ट वाला भी इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो सारे फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स निकालना बड़ा इजी है। हम इनको बड़े सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, हालांकि ये वेक्टर हैं, चूंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए इनको ऐड करना इजी है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकलना चाहिए, इस वजह से यहाँ फोर्स निकलना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ फोर्स निकलना चाहिए। सारे फोर्सेस को ऐड कर देना चाहिए वेक्टरली, जो सिंपली ऐड हो जाएगा, नेट फोर्स पता चल जाएगा। तो हम इतना डिटेल में चलकर हम अलग अलग फोर्सेज न लेकर हम एक साथ लिख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ। तो मान लो कि इस पर नेट फोर्स F है, इस 1 कूलाम चार्ज पर जो ओरिजिन पर यानी कि x बराबर 0 पर रखा है, इन रिमेनिंग चार्जेस की वजह से जिनकी डायरेक्शन इधर होगी, मान लिया कि नेट फोर्स F है। अब इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, लिखेंगे k मीन्स 1/4 बाद में लिख दूंगा k, Q1 Q2/r²। तो Q1 1 है, Q2 1 × 10⁻⁸ है और r की जगह ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.1 का स्क्वायर हो गया। इसका फोर्स इस पर s इधर ही होगा, इसे लिख दिया हमने k, Q1 मीन्स ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो Q2 हो गया 8 × 10⁻⁸ बाई ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर की, मीटर में बदला
तो 0.2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जरा देख लो, ये इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, ये भी हो जाएगा K Q1 और Q2 हो जाएगा ये वाला चार्ज, तो ये वाला चार्ज हो गया 27 10⁻⁸ और R हो गया ये 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदला तो हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर प्लस, अभी लास्ट वाला मैं लिख रहा हूं, इस पैटर्न से ये लास्ट वाला ये इस पर इधर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा, फिर हो जाएगा K Q1 1 हो गया, Q2 हो जाएगा 1000 10⁻⁸ और ये 1 मीटर है तो 1 मीटर के स्क्वायर कर दिया, इतना हो गया। तो ये सारे फोर्सेज हो गए, जो ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज लास्ट वाला चार्ज इसके ऊपर इधर लगा रहे हैं, सबकी डायरेक्शन सेम है, सबको बड़े आराम से ऐड कर दिया। अब देखो आगे सिर्फ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ही है, नया कुछ भी नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, सीधे ही गणित है और फिजिक्स रह ही नहीं गया, सीधे हमको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां देखो ध्यान दो, हर जगह के 10⁻⁸ कॉमन है, ले लिया, और हर जगह इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻², 2 × 10⁻², इसको लिख सकते हैं 100 × 10⁻²। तो अगर देखा जाए तो नीचे हमको 10⁻² मिल रहा है, 10⁻² मिल रहा है, 10⁻² मिल रहा है, तो कॉमन हमें ये मिला, 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 हर जगह हमको, और नीचे 10⁻² कॉमन मिल जाएगा। तो इतनी बातों को अगर मैं लिखूंगा तो K ले लिया बाहर, 1 छोड़ दिया, लिखते नहीं है, 10⁻⁸ हो गया, और ये हो गया 10⁻²। इसका स्क्वायर करके देखो कैसे हुआ, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10⁻² का स्क्वायर। अब हम यहां से ये वाली चीज कॉमन ले रहे हैं, यह एक काम करते हैं, चलो एक काम करो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसे लिख दो, इसे लिख दिया 10 × 10⁻² का स्क्वायर, इसे लिख दिया 20 × -2 का स्क्वायर, इसे लिख दिया 30 × इतने का स्क्वायर, और लास्ट में लिख दिया हमने 100 × स्क्वायर। चलिए ज़्यादा बेहतर है, ये 10 सेंटीमीटर था मीटर में बदल दिया, 20 सेंटीमीटर था मीटर में बदल दिया, 30 सेंटीमीटर था मीटर में बदल दिया, 100 सेंटीमीटर था मीटर में बदल दिया। अब देखो बड़े आराम से जो कॉमन मिलेगा K -8 और ये -4, इसका स्क्वायर -4 -4 -4, ये कॉमन मिलता चला जाएगा। तो चलो एक काम करते हैं, ये कॉमन ले लेते हैं, तो K ले लिया, 10⁻⁸ ले लिया यहाँ से, और देखो मैं वही कहना चाह रहा था कि इतनी मेहनत क्यों करोगे, ये हो जाएगा 0.1, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻1। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ से फिर थोड़ा बचत हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, 10⁻², 2 के स्क्वायर 4, 10⁻², तो 10⁻² कॉमन ले लो, इसका -2, इसका -2, इसका -2, सबका -2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया, देखो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 1, ओनली 1 बचा, यहाँ बचा 1, तो सीधे लिख दिया 1। अब देखो यहाँ नीचे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 3,
और लास्टली आप देखो तो ये हो जाएगा 10। तो जो इतना टर्म लंबा था उसे छोटा किया तो इतना हो गया। अब चलो इसे हमने लिख दिया। अब देखो बेटा, मैंने कहा ना कि पूरा फिजिक्स है नहीं, सीधे गणित हो जा रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने लिया। अब देखो केयरफुली, इसकी वैल्यू हमें पता है 9 10⁻9, इसकी वैल्यू पता है। ये हो जाएगा -6, देखो -8 +2 ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 to 10 नंबर का सम, तो ये होता है n मीन्स 10, n + 1 मीन्स 11/2। तो ये फार्मूला हो गया n + 1/2। n है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 10 है, तो 10 लिख दिया। अगले टर्म एक ज़्यादा जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो सीधे सीधे हो गया 5 11 55, तो 955 10⁻3। अब जरा केयरफुली देखो, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 5 45 को 5 से 4, 9 5 45 4 49, ये 495 10⁻3 चला है। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हो जाएगा 4.95 10⁻5 न्यूटन। तो ये हो गया। तो इतना नेट फोर्स लगा 1 कूलाम चार्ज पर, जो कि ओरिजिन पर रखा गया है, और डायरेक्शन पूछा नहीं, वैल्यू पूछा तो मैंने वैल्यू बता दी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये हैं कुछ नहीं, सिंपल एक ही तरीका मैं लेकर चल रहा हूँ, एक ही फार्मूला है, घूम फिर कर हम उनका यूज करना है। तो इसी सीक्वेंस में एक तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जो आईटी में कई बार आ चुका है, अभी लेटेस्ट आया है 2000, अब याद नहीं आ रहा कि 21 में आया कि किस में आया है। जरा इसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को और लिखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 2 चार्जेस Q and 4Q are kept at L. Okay. A third charge, is placed, so that the entire system is in equilibrium. नंबर 1 पूछा है, फाइंड, नंबर 1 क्या फाइंड करना है, द पोजीशन magnitude and sign of the third charge, नंबर 2, so that equilibrium is
अनस्टेबल, STABLE, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेटा मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो कह रहा है कि दो चार्जेज हैं Q और 4Q, दोनों का देखो नेचर क्या है, सेम है। ये किसी मीडियम में मान लो हवा में L दूरी पर रखे हैं। अब एक तीसरा चार्ज कहीं प्लेस किया जाता है, वो चार्ज यूजुअली इस लाइन पर होगा, चाहे यहाँ होगा या इधर होगा या इधर होगा। तो ये चार्ज इनके बीच मान लो कहीं प्लेस किया जा रहा है। सपोज करो कि उस चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q है, यहाँ प्लेस किया जा रहा है। इस चार्ज के होने से ये पूरा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो हमें इस चार्ज की वैल्यू, साइन और यहाँ से मान लो किस जगह पर है ये बताना है, और बताना है कि ये जो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का है ये स्टेबल नहीं है, क्या है, अनस्टेबल है। ये दो बातें बतानी है, यही क्वेश्चन है। तो मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन खामखा मैंने लिख दिया, लेकिन चलो लिखने से ये हो गया कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ गया। फिर से मैं पूरी चीज़ को बता रहा हूँ। देखो बेटा, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ एक चार्ज Q है, यहाँ एक चार्ज 4Q है। यूजुअली ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये फिक्स अगर नहीं रखे हैं तो ये यहाँ रहेंगे नहीं, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये दिया गया क्वेश्चन में कि एक चार्ज मान लो Q पर रख दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मीन्स इनकी पोजीशन फिक्स है। तो हमें बताना है कि अगर ये दूरी L के बराबर है तो ये दूरी कितनी होगी। तो मान लो ये दूरी x होगी, ये दूरी x होगी, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, L है, ये डिस्टेंस L है। तो हमें ये बताना है कि ये दूरी कितनी होगी, और इस चार्ज के रखने से ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखो इक्विलिब्रियम के मायने क्या होगी, मीनिंग क्या होगी, कभी डिटेल हम और बात करेंगे। अभी मैं बता दूं कि अगर इस पर नेट फोर्स 0 होगा, या इस पर नेट फोर्स 0 होगा, इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम की यही एक शर्त नहीं है, एक शर्त और है कि नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर रोटेशन की कोई टेंडेंसी नहीं है, इसलिए जानबूझकर मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैंने पढ़ाया भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस चार्ज पर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, इस पर भी टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। अब देखो जहाँ तक इस Q के नेचर की बात है, तो अगर मान लो हम इसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचें तो ये वाला इसको तो रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर क्या है, सेम है, बस वैल्यू अलग है, Q है तो 4Q है, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। तो जरूरी है कि जितने फोर्स ये इसको इधर रिपेल करे उतने फोर्स ये भी इसको इधर अट्रैक्ट करे, तभी इस पर नेट फोर्स 0 होने की एक संभावना है। तो इसके मायने ये हो गए कि जो कैपिटल Q है उसका नेचर Q के नेचर का उल्टा होगा। उल्टे को हम माइनस साइन से बताते हैं। माइनस का मतलब नेगेटिव से मतलब नहीं है, माइनस का मतलब ये है कि जो साइन इसका है उसका अपोजिट साइन इसका है। तो इस अप्रोच को दिमाग में रखकर हम बता सकते हैं कि ये x कितना है और Q का नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, फिर आगे हम बात करेंगे। तो देखो अगर हम Q पर फोर्स देखें और मान लें कि Q का नेचर इसके नेचर का अपोजिट है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो Q ऑलरेडी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये Q इस Q को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये 4Q इस Q को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका इस पर फोर्स मान लो हमने मान लिया कि FA हो गया, और इसका फोर्स इस पर हो जाएगा FB। अब दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उल्टा तो होना चाहिए तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो बड़ा सिंपल है, इस पर अगर नेट फोर्स 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, और हमने भी बताया कि जो इस Q और 4Q का नेचर होगा उसका अपोजिट नेचर Q का होगा, तो नेचुरली ये Q इस Q को इधर अट्रैक्ट करेगा, ये 4Q इस Q को इधर अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स की दिशाएं अपोजिट ही हैं, वैल्यू को बराबर कर देंगे तो इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ वैल्यू को लिख रहे हैं बराबर करके, तो लिख दिया कि Q1 मीन्स Q, Q2 मीन्स Q बाई एक्स स्क्वायर, इसको हमने x कहा था। अब देखो ये इस पर इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगा है जिसको मैं F भी कह रहा हूँ,
तो लिख दिया के, Q1 मीन्स 4Q, Q2 मीन्स Q, और देखो ये डिस्टेंस L थे बेटा, ये x था तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो गई मान लो L माइनस एक्स, तो हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो Q Q कट गया, Q Q कट गया, K से K कट गया, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहीं पर दोनों साइड का रूट ले लो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा 1/x। जान उसको माइनस साइन नहीं लेंगे, दोनों साइन आएगा प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, माइनस इरेलीवेंट होगा, हमने प्लस ले लिया है, तो हो जाएगा 2L माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो L माइनस एक्स हो गया 2x, या यहाँ से 3x चलाया, 3x चलाया L, x चलाया L/3। मीन्स ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है जिसका नेचर इनके नेचर का अपोजिट होगा, वो यहाँ से L/3 फर्स्ट वाले चार्ज से L/3 पोजीशन पर है। चलो, तो पहला ऐसा हो गया कि x इक्वल्स L/3। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी है। साइन या नेचर तो लॉजिक से समझ में आ रहा है कि ये Q 4Q का अपोजिट होगा, यानी कि Q का साइन अगर प्लस है, 4Q का साइन प्लस है, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस मीन्स अपोजिट। अब देखो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर भी नेट फोर्स 0 होगा, तो ये वाला इस पर इधर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, मान लो F1, तो ये इस पर इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, मान लो F2, तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा। वैल्यू को बराबर कर देंगे, फोर्स डायरेक्शन उल्टा ही है, तभी नेट फोर्स 0 होगा और इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम इसके द्वारा इस पर जो फोर्स आएगा उसे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी नाम छोड़ दो। तो इसने इस पर इधर जो रिपल्सन का फोर्स लगाया उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ 4Q, और ये पूरी डिस्टेंस L है तो हो जाएगा L²। अब ये इस पर इधर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा तो हो जाएगा KQ कैपिटल Q बाई L/3 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो गई थी L/3। अब देखो बेटा कट गया, K से K कटा, Q से Q कटा। अब देखो ये हो गया 4Q बाई L², और ये हो जाएगा Q L/3 का होल स्क्वायर। अब ये इधर चला आएगा, मैं मिटा दे रहा हूं, ये इधर चला आएगा, तो कैपिटल Q हो जाएगा 4Q/9। देखो यहाँ चला तो 1/9 आ जाएगा, L² कट जाएगा तो हो जाएगा 4Q/9। तो कैपिटल Q की वैल्यू हो गई 4Q/9। तो कुल मिलाकर अगर मैं पुराना फिगर दोहराऊं ऐसे कि यहाँ Q था, यहाँ 4Q था, कैपिटल Q यहाँ था, तो कैपिटल Q यहाँ से L/3 डिस्टेंस पर होगा, और इनके टर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 4Q/9। 4Q/9, क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना, 4Q/9 ये वैल्यू चले आएगी। अब देखो यहाँ से गणितीय तरीके से यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये जैसे आंसर देगा तो आंसर देगा -4Q/9, तो माइनस कहाँ से आया? माइनस लॉजिक से आया। हमने सिर्फ वैल्यू को बराबर किया, डायरेक्शन को बराबर तो कर नहीं सकते हैं फोर्सेज के, तो वैल्यू को बराबर करने से दोनों के मैग्नीट्यूड में ये संबंध आया। लेकिन पता है कि जब तक इसका नेचर इसका उल्टा नहीं होगा तब तक इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, या इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। हमने इसी को इसको नहीं लिया था। तो इस लॉजिक के हिसाब से जो Q और 4Q का साइन है उसका उल्टा साइन इसका हो जाएगा। तो आंसर में Q की वैल्यू ये आ जाएगी, और साइन की अगर बात करें तो Q का उल्टा यानी कि माइनस से चला आएगा, लेकिन माइनस गुणा भाग से नहीं आएगा, वो लॉजिक से आएगा। अब उन्होंने लास्ट चीज पूछा, उन्होंने ये पूछा कि दिखाओ कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है।
देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में फ़र्क क्या है, कभी हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस Q को मान लो कि अगर इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, यानी कि ये स्थिर तो है ही है, हमने थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो अगर डिस्टर्ब कर दिया Q को कहीं भी, चाहे ऊपर, चाहे नीचे, चाहे इधर, तो अगर दोबारा यहीं चलाएगा तब तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है। और डिस्टर्ब करने के बाद यहाँ से इसको कहीं भी यहाँ ले गए, चाहे यहाँ ले गए, चाहे यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, फिर लौट कर नहीं आया, रुका नहीं, वहाँ पुरानी पोजीशन पर नहीं आया, तो कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। अब हमें ये शो करना है कि इस पूरे सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल है। तो देखो एक काम करो, ये यहाँ से भी कर सकते हो। चलो Q को हम थोड़ा यहाँ ला दिए, पहले L/3 डिस्टेंस थे, जरा सा आगे ला दिए। अब देखो Q यहाँ चलाया, Q की वैल्यू है कितनी, Q की वैल्यू थी -4/9Q, यही तो Q था। तो जो इसको यहाँ से लाओगे, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स पैदा होगा, ये इसको खींच लेगा। चूंकि ये दूरी, अच्छा ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जा रही है तो इसका अट्रैक्शन का फोर्स इस पर कम होगा, और ये दूरी कम हो जा रही है तो इसके अट्रैक्शन का फोर्स यहाँ ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स एक इधर लगेगा और ये Q यानी कि -4/9Q इधर चलाएगा, फिर लौट कर यहाँ पर नहीं आएगा जो उसकी शुरू की पोजिशन थी। इसलिए हम मानेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, अनस्टेबल है। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन मेंस में कई बार आ चुके हैं। पुराने जो आईटी के पेपर्स उनमें एडवांस में भी, पहले एडवांस तो होता नहीं था, 2 ही पेपर होते थे प्री मेंस, तो वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन मुझे और लेना था लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं जानबूझकर रोक रहा हूँ, और फिर अगले वीडियो में जो न्यूमेरिकल सान कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 3 होगा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन और इंक्लूड करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब बेटा ज़रूर को, लाइक तो आप करेंगे ही, जिससे कि इसे रीच बढ़े और हम और हौसले के साथ वीडियो बना सकें। तब तक के लिए बेटा, महादेव।